संजय नगर गांव में हरिया नाम का एक लड़का अपनी माँ गंगा देवी और छोटे भाई लालू के साथ रहता था। उसके पिता को गुजरे 10 साल बीत चुके थे और अब वो अपना गुजर बसर चाय की छोटी सी दुकान चलाकर कर रहा था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। कुछ पैसे देता जा ताकि दोपहर का खाना बना सकूं। अरे माँ, पैसे तो नहीं है। अब जब जाकर चाय बेचूंगा तो कुछ पैसे आएंगे। तो हम लोग दोपहर में क्या खाएंगे भैया? अरे मुझसे क्या पूछता है रे? तू भी तो 18 साल का हो गया है। कुछ काम धाम कर तो पैसे लेकर आ घर में, तो घर का चूल्हा जले। अरे चिल्ला क्यों रे भैया? हाँ बेटा, अब वो भी काम करेगा तो गुस्सा ना कर। हाँ, इसे समझाओ ना माँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ बैठे बैठे खाने मात्र से जिंदगी नहीं चलती। ये बोलकर हरिया गुस्से में घर से निकला और अपनी चाय की टपरी पर पहुंचा। हे भगवान, आज अपनी कृपा से मेरी सही कमाई करवा देना, वरना मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हरिया अपनी दुकान सजाकर तभी ढंग से बैठ भी नहीं पाया था कि वहां जमींदार अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। अरे आइए आइए जमींदार साहब, बैठिए। मैं आपको ना कड़क चाय पिलाता हूँ। बताइए, अदरक वाली या इलायची वाली? अरे ओए, तेरी कड़क चाय पीने नहीं आया हूँ मैं, अपने पैसे लेने आया हूँ जो तू उधार लिए बैठा है महीनों से। जी जमींदार साहब, मैं दे दूंगा आपके पैसे। आजकल बहुत दिक्कत चल रही है, काम अच्छा होता नहीं है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देखिए ना, आपको पता ही है सब कुछ। अरे सुन रहे लड़के, मुझे कोई मतलब नहीं, समझा? क्योंकि मैं तुझे 2 बार मोहलत पहले ही दे चुका हूं। अब तो चुपचाप ये बता कि तू अपनी ये टपरी खाली करेगा या अपने आदमियों से पिटवाऊं तुझे, है? हरिया घबरा गया। उसने फौरन जमींदार के पैर पकड़े और कहा, नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। पैसे चुका दूंगा? अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो रे? ए कालिया, इसकी दुकान से सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक और उसे भी मेरे पैरों से हटा। कुछ आदमियों ने उसकी दुकान का सामान निकाल फेंका और उसे उठाकर एक साइड में फेंक दिया। वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। माँ और भाई उसकी हालत देखकर घबरा उठे। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भैया क्या हुआ बताओ ना। माँ, आज हमारी टपरी भी चली गई। जमींदार ने अपने आदमियों से सब उजड़वा दिया माँ। अब हमारे पास ना दुकान रही, ना ही कोई सहारा माँ। ये सुनते ही गंगा देवी और लालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में सन्नाटा छा गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? भैया, तो अब हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। और क्या? अरे और क्या? मुझे तो बस यही आता था, चाय बनाना और बेचना। अब और कौन सा काम करूं बता? कुछ देर तक घर में सिर्फ सिसकियां गूंजती रहीं। फिर माँ ने गहरी सांस भरकर कहा, बेटा, याद है तुम्हारे पिता जब गए थे तब उन्होंने वो खेत छोड़ा था। भले ही वो सालों से बंजर पड़ा है, मगर अब तुम्हें उस पर मेहनत करनी होगी। माँ, वो खेत? अरे उस सूखी जमीन पर भला क्या उगेगा? वहां तो घास तक नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। आज नहीं तो कल जमीन रंग लाएगी। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूख से मरेंगे। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। चलो खेत पर मेहनत करते हैं। अरे भाई, मगर उसमें लगाने के लिए बीज और खाद चाहिए। पैसे कहाँ से लाएंगे इन सब के लिए? खाना तक तो है नहीं घर में। गंगा देवी ने आंचल में हाथ डालकर अपना मंगल सूत्र निकाला और बोली, ये ले लो, इसे गिरवी रख दो। जो पैसे मिलेंगे उससे खेती शुरू कर देना। अरे नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है।
बेटा, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो भी यही करते। सुनो, मैं बेचने की नहीं कह रही, बस गिरवी रख दो, जब तरक्की होगी तो वापस छुड़ा लेंगे। बहुत मान मनोहार और आंसुओं के बीच दोनों बेटे आखिर मान गए। अगले ही दिन उन्होंने मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे जुटाए। चलो लालू, अब कामयाबी या नाकामी सबकी सब हमारी मेहनत पर निर्भर है। हाँ भैया, अब पीछे हटना नहीं है। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वो खेत पर तरबूज की खेती करेंगे। दिन हो या रात, काफी तपती धूप हो या झमाझम बारिश हो, दोनों ने जी जान लगाकर खेत को संवार दिया। हाँ, देख लालू, मिट्टी की खुशबू बदल रही है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी रे। हाँ भैया, जमीन भी हमारी लगन को पहचान गई है लगता है। और सचमुच कुछ ही महीनों में खेत बड़े बड़े हरे भरे तरबूज से भर गया। अब समय आ गया जब उन्हें अपनी उपज मंडी ले जानी थी। दोनों भाई बैलगाड़ी में तरबूज भरकर मंडी पहुंचे। अरे वाह वाह भैया वाह, इतने ताजा और रसीले तरबूज तो मैंने सालों में नहीं देखे, बता रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, हमें सब चाहिए भाई। तरबूज हाथों हाथ बिक गए। जब हरिया और लालू ने गिनती की तो उनके हाथों में मोटी रकम थी। भैया देखो देखो, आज कितना पैसा हुआ है। अब तो हम माँ का मंगलसूत्र तुरंत छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ लालू, अब हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। चलो माँ की आंखों की चमक वापस लौटाते हैं अब। हरिया और लालू हाथ में मेहनत की कमाई थामे, चेहरे पर उम्मीद की चमक लिए मंडी से निकले। दिल में बस एक ही बात थी कि आज माँ का मंगलसूत्र छुड़ाना है। पर तभी पीछे से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। भीड़ चीखती चिल्लाती उनकी तरफ भागी। भैया, ये सब हमारे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? पता नहीं भाई, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। दुकानदार चंपक सबके आगे आया। अरे ओ हरिया, ठहर जा, हमें उल्लू समझ रखा है क्या है? अरे क्या हुआ भाई, पैसे भी दिए, तरबूज भी दिए, अब और क्या बाकी है? अब क्या बाकी है? बाकी ये है कि तुम्हारे तरबूज बाहर से हरे हरे हैं मगर अंदर से बिल्कुल सफेद, ना मिठास ना ही रस। हमारे ग्राहक थूक थूक कर हमें गालियां दे रहे हैं भैया। क्या ये कैसे हो सकता है? हमने तो मेहनत से खेत संवारा था। ए भैया, सब देख लो तुम अपनी आंखों से। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा माल बेकार है भैया। अब एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, बता रहे हैं। भीड़ का गुस्सा आसमान छूने लगा। डंडे उठने लगे, आंखों में खून उतर आया। भाई लोग, हमें एक मौका दो, जरूर कोई गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, हमारे पास बस यही पैसा है, इसे ले लो, मगर हमें मारो मत। डरे सहमे दोनों भाइयों ने रकम लौटा दी। दुकानदार तरबूज वापस ठेलों पर पटक गए और गालियां देते हुए चले गए। हरिया और लालू धीरे धीरे घर लौटे। अरे बेटा, ऐसे मुंह लटका कर क्यों आ गए हो? मंगलसूत्र कहाँ है? माँ, सब खत्म हो गया माँ। वो तरबूज अंदर से सफेद निकले। सबने हमें धोखेबाज कहा माँ। पैसे फिर वापस करने पड़े। माँ, हमने महीनों की मेहनत की थी, सब राख हो गया। अब तो जीने की भी इच्छा नहीं बची। देखा माँ, देखा, मैंने पहले ही कहा था, वो खेत बंजर है, उस पर कुछ नहीं उगेगा माँ। नहीं बेटा, अगर जमीन सचमुच बंजर होती तो उस पर तरबूज की बेलें लहलहाती क्यों? कुछ तो चूक हुई है, हार मानने से जिंदगी नहीं चलती।
मगर माँ, अब किस में ताकत बची है बताओ? ना पैसा है ना ही हिम्मत है, फिर से कैसे शुरू करेंगे? इस बार तरबूज नहीं, खजूर की खेती करो। समय ज्यादा लगेगा, मगर मुझे यकीन है इस बार किस्मत बदल जाएगी। खजूर? मगर माँ, बात वही है, पैसे कहाँ से आएंगे? इस बार मेरा आंगन ही गिरवी रख दो, ये झोपड़ी ही दे दो। माँ, घर अगर ये भी चला गया तो हम रहेंगे कहाँ माँ? माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बोले जा रही हो? पागल नहीं हूँ, बस समझती हूँ कि जिंदा रहने के लिए छत से पहले पेट जरूरी है। अगर भगवान ने चाहा तो ये घर भी लौट आएगा। दोनों भाई माँ की बात सुनकर पत्थर हो गए, मगर हालात ऐसे थे कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। अगले दिन वो जमींदार के पास पहुंचे। मालिक साहब, हमारी झोपड़ी गिरवी रख लो, पर कुछ पैसे दे दो। तुम्हारी झोपड़ी? अरे वो माचिस की डिब्बी जैसी जगह मेरे किस काम की भाई? मालिक, वो सड़क किनारे है, अगर आप वहां कुछ बनवाएं तो उसकी कीमत आसमान छू लेगी। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, सही कह रहे हैं, सड़क किनारे की जमीन सोने से कम नहीं होती। ठीक है, झोपड़ी मेरे पास रखो और लो, ले जाओ पैसे। मगर याद रहे, अगर पैसे समय पर ना चुकाए तो समझो झोपड़ी हमेशा के लिए मेरी। क्या समझे? बेबस हरिया और लालू ने शर्त मान ली और पैसे लेकर लौटे। इस बार दोनों ने खजूर की खेती शुरू की। समय बीता, साल बदला और मेहनत रंग लाई। खेत में खजूर के पेड़ लहलहा उठे, उनकी डालियां फलों से झुक गईं। देखो लालू, बगीचा कितना प्यारा लग रहा है, देखो। हाँ भैया, अब मंडी में सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोनों भाइयों ने खजूर के टोकरे तैयार किए और मंडी पहुंच गए। अरे लो जी लो भैया, ताजे खजूर, जरा देखो तो, इस बार हमारी मेहनत का फल चखो। अरे हाँ, बहुत देख लिया तुम्हारा माल है। अब की बार बिना देखे ही कहता हूँ कि ये सब बेकार है, नहीं चाहिए भैया, आगे बढ़ो। हाँ, हम नहीं खरीदेंगे, तुम दोनों धोखेबाज हो भैया, जाओ यहाँ से। अरे भाई, कम से कम देख तो लो, एक बार चख तो लो, फिर कह देना खराब है। ए भाई, कहा ना यार, हमें नहीं चाहिए, चलो भागो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, बता रहे हैं। भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। दुकानदारों ने बिना देखे ही खजूर ठुकरा दिए। अपमान से झुके सर और टूटे दिल लिए हरिया और लालू मंडी से वापस लौटे। भैया, लगता है किस्मत ही हमसे रूठ गई है। हाँ लालू, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे। हरिया और लालू मंडी से अपमानित होकर लौटे। चेहरों पर निराशा की कालिख थी। घर पहुंचकर उन्होंने माँ को सारी आपबीती सुनाई। क्या, बिना देखे ही लौटा दिया? अरे भगवान, ये कैसा अन्याय है मेरे बच्चों पर। हाँ माँ, अब तो लगता है कि इस धरती पर हमारे लिए जगह ही नहीं बची। तीनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। सन्नाटा इतना गहरा कि मानो वक्त भी ठहर गया हो। अचानक गंगा देवी के चेहरे पर चमक आ गई। रुक जाओ, इतनी जल्दी हार मानना पाप है। पहले ये तो देखो कि ये खजूर वाकई बेकार है या नहीं। माँ, क्या फायदा जब मंडी वाले ही नहीं मानते तो। चुप, बिना चखे फैसला मत करो। ले आओ ये खजूर। तीनों ने खजूर तोड़े और खाने लगे। अरे अरे वाह, ये तो गजब के मीठे हैं। सच कहूं तो मैंने इतनी स्वादिष्ट चीज अपनी जिंदगी में नहीं चखी। देखा,
ये कोई साधारण खजूर नहीं, ये तो वरदान है। मगर कमी है हमारी सोच में। मंडी वालों की दया पर जीने की बजाय हमें खुद रास्ता बनाना होगा। पर माँ कैसे? मेरे पास एक उपाय है। हम इन खजूरों की बर्फी बनाएंगे और सीधा गांव वालों को बेचेंगे। बर्फी खजूर की? हाँ, मीठे खजूर और देसी गुड़ से जो स्वाद बनेगा उसे खाकर लोग दीवाने हो जाएंगे। हरिया को थोड़ी उम्मीद जगी। वो तुरंत बाजार की ओर भागा और गुड़ खरीद लाया। गंगा देवी ने खजूर और गुड़ को मिलाकर रात भर चूल्हे पर पकाया। भट्टी की आंच, माँ के हाथों का जादू और उनकी आस्था, तीनों ने मिलकर बर्फी तैयार कर दी। माँ, ये तो चमचमाते सोने जैसी लग रही है। हाँ भैया, अब देखते हैं गांव वाले क्या कहते हैं। अगले दिन दोनों भाई टोकरियों में बर्फी भरकर गांव की गलियों में निकल पड़े। अरे आओ आओ भैया, अरे खजूर की बर्फी, मीठी, नरम और एकदम देसी भैया। अरे बाबूजी आओ, अरे माताजी, अरे भैया, आओ भैया आओ। लो जी लो, खाओ और बताओ कैसी है ये खास बर्फी। लो भैया, दादा आओ देखो चखो। गांव वालों को तो पहले ही शक था, मगर जैसे ही बर्फी मुंह में गई सबके चेहरे खिल उठे। क्या क्या खिला रहे हो? क्या है ये? बर्फी? खजूर की बर्फी? चलो, चखा रहे हो तो खा ही लेते हैं भैया। चखने में कौन सा पैसा लग रहा है? अरे भैया, ये तो गजब है भैया। अरे भैया, गजब हो गया, ये गजब है। अरे भाई, और मिठाई तो छोड़ो, ये तो बिल्कुल दवा की तरह ताकत दे रही है। मेरे तो हाथ पैर में दर्द था, लेकिन अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है भैया ये खाकर। एक काम करो भैया, मेरे लिए आधा किलो तोल दो। हाँ, और मेरे लिए 1 किलो भाई। भैया, मुझे भी 1 किलो कर देना। मुझे तो बच्चों के लिए भी चाहिए। कुछ ही दिनों में खजूर की बर्फी पूरे गांव की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाई बन गई। सभी तरफ उन्हीं की चर्चा थी। पैसे बरसने लगे। सबसे पहले हरिया ने माँ का मंगलसूत्र छुड़वाया। मंदिर जाकर उसने माँ के हाथों में उसे डालते हुए कहा, माँ, ये सिर्फ कहना नहीं, ये हमारी इज्जत है। आज फिर से आपके गले की शोभा लौटी है। भगवान करे ये कभी दोबारा न छूटे। अब सिर्फ झोपड़ी छुड़वाने का सपना बाकी था। परिवार की आंखों में नई उम्मीद थी, मगर उनकी तरक्की देखकर जमींदार के दिल में आग लग गई। अरे धत तेरे की, ये गरीब अब अमीर बनेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। अगर इनके खजूर ऐसे ही बिकते रहे तो कल को तो ये हमारी बराबरी करने पर आ जाएंगे। तो मालिक करना क्या ये बताओ? अरे रात में जाओ रे कमबख्तों, और इसके सारे खजूर चुरा के ले आओ। सुबह सूरज निकले उससे पहले खेत खाली होना चाहिए। जमींदार ने योजना खतरनाक बनाई, मगर किस्मत से उसकी बातें मंडी के दुकानदार चंपक ने सुन ली। अरे भैया, ये तो घोर अन्याय है। मेहनत से उगे खजूर यूं चुराना? नहीं, मैं हरिया को बता दूंगा। हाँ। चंपक ने फौरन जाकर हरिया को सब बता दिया। अरे भैया सुनो, एक अंदर की बात है। जमींदार जो है तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा भैया। आज रात उसके आदमी तुम्हारे सारे खजूर चुराने वाले हैं। मैंने सुन लिया था भैया, तभी बताने आ गया। क्या हमारे खजूर? धिक्कार है ऐसे जमींदार पर। हमारी मेहनत का फल चुराने की हिम्मत कर रहा है वो। बेटा, अब ये वक्त है हिम्मत दिखाने का। अगर तुम आज डरे तो हमेशा दबे रह जाओगे। नहीं माँ, आज मैं सबक उसे जरूर सिखाऊंगा। हरिया ने एक योजना बनाई और उसने खजूर के पेड़ों पर खुजली वाली जड़ी बूटी लगा दी।
फिर जब आधी रात को जमींदार के गुंडे आकर खजूर तोड़ने लगे तो उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगी। अरे भाई, मुझे ये खुजली सी हो रही है। अरे अरे अरे, ये हाथों में खुजली हो रही है। अरे भाई, अरे अब तो पैरों में भी होने लगी भाई। अरे यार, ये क्या हो रहा है? अरे मोरी मैया, अरे पूरा शरीर तो फैल गई भैया। अरे अरे भैया, पूरी खुजली खुजली हो रही है। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चींटियों ने बारात निकाल ली हो मेरे शरीर के ऊपर। ए भैया। अबे यार, खजूर बाद में, सुनो, पहले खुजली उजली रोकने का इलाज लाओ भैया। अरे कुछ ही पलों में सब आदमी पेड़ छोड़ कर सड़क पर ऐसे भागे जैसे उनकी कमर में आग लग गई हो। पूरा मंजर देखकर हरिया, लालू और चंपक ठहाकों से लोटपोट हो गए। अरे भाई, मैंने तो बहुत तमाशे देखे, लेकिन इतना शानदार कॉमेडी शो पहली बार देख रहा हूँ भैया। जब सब भाग गए तो हरिया ने चंपक से पूछा, अरे चंपक भाई, एक बात बताओ, आपने हमारी मदद क्यों की? तुमने तो कहा था कि हमारे खजूर बेकार है। अरे अब क्या बताऊं हरिया, जमींदार ने ही हमें भड़काया था भैया। उसने कहा था कि तुम्हारे फल कोई ना खरीदे ताकि वो फिर तुम्हारा घर हड़प ले, इसलिए। तो ये सब उस जमींदार का खेल था, लेकिन अब देखना, मैं अपना घर छुड़वा कर ही दम लूंगा। हाँ। अगले दिन अचानक शहर में एक आदमी आता है और हरिया से कहता है, तुम हरिया हो ना, जो खजूर की बर्फी बेचते हो? जी, आप कौन? देखो भैया, शहर में मेरी कई सारी मिठाई की दुकानें हैं, लेकिन जब से कुछ लोग यहाँ से खजूर की बर्फी खाकर गए हैं तो वो उसी की बात करते रहते हैं, और मेरी दुकानों पर भी उसकी मांग बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए खजूर की बर्फी बनाओ भैया, हम तुम्हें अच्छा दाम दे देंगे भाई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आपको कितनी बर्फी चाहिए होगी? पहली बार में 10 से 20 किलो भी दे दोगे तो चलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए होगी भैया, क्योंकि मेरी 5 दुकानें हैं। ठीक है भाई साहब, आपको मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर ये लो पैसे एडवांस। वो आदमी एडवांस पैसे देकर चला गया। बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर, आज मुझे लग रहा है कि मेरी तपस्या सफल हुई। सच में माँ, विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ ही महीनों में हरिया और लालू बहुत अमीर हो गए और वो अपना घर छुड़वा लेते हैं। तुमने हमको और सभी गांव वालों को बहुत सताया जमींदार, लेकिन याद रखना, अब हम तुमसे ज्यादा अमीर हैं, और इसीलिए अब कोई समझदारी दिखाने की कोशिश मत करना। हाँ। अरे नहीं भाई, मैं आपसे कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन भूल गया था कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। हाँ, जाओ, माफ किया। चलो बच्चों। इस घटना के बाद गांव का कोई भी शख्स जमींदार के आगे नहीं दबता था, और इस तरह हरिया और लालू की मेहनत से उनका भाग्य तो बदला और साथ ही जमींदार का दबदबा भी खत्म हो गया।